Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international grouping point of view. देखिए, जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में देख ही रहे हैं तो क्यों ना एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रिवाइज कर लें, फिर एशिया पैसिफिक का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन वी विल कम टू दिस इकोनॉमिक ग्रुपिंग जिसका नाम है एपेक. इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो इट कंटेन्स द इंटायर रीजन दैट स्प्रेड्स फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस. ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इनफैक्ट आप ऐसे कह सकते हैं, दूसरा तरीका हो सकता है डिफाइन करने का कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को पूरी तरह से मिला लिया जाए तो वो कंप्लीट एरिया जो है उसको कहा जाएगा इंडो पैसिफिक, इंटरकनेक्टेड स्पेस बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन. जैसा कि मैंने कहा, ईस्टर्न सोर्स ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस के बीच का पूरा एरिया इंडो पैसिफिक रीजन कहा जा सकता है. इंडो पैसिफिक शब्द आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि इट इज मोर ऑफ स्ट्रैटेजिक इन नेचर. इंडो पैसिफिक वर्ड जो है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारे इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है. स्पेशली ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मूव करता हुआ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहां से इंपॉर्टेंट ट्रेड्स पास होते हैं, ट्रेड रूट्स सी के थ्रू पास होते हैं. ये सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंडाब यहाँ पे रेड सी को कनेक्ट करता हुआ विद द इंडियन ओशन रीजन. तो ये सब इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है. फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस मूव करते हैं. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से मूव करता हुआ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके कॉन्टेक्स्ट में चाइना के लिए एक टर्म डेवलप होता है मलक्कन डायलेमा. हमने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कुछ दिनों पहले, एंड हाउ इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कंसर्न्स एसोसिएटेड विथ मलक्कन डायलेमा चाइना केम अप विथ अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ये भी हमने देखा था. द पॉइंट इज कि द वर्ड इंडो पैसिफिक इज मेनली यूज्ड इन स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट. तो जीएस पेपर 2 में इसका ज़्यादा आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा. इंटरनेशनल रिलेशंस के केस में स्ट्रैटेजिक मीन्स दोज पॉइंट्स which could be used as a means to restrict, control the or threaten the security of some other country. ऐसे फैक्टर्स को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक फैक्टर, जो किसी दूसरे देश की सिक्योरिटी, ऐसे सारे इश्यूज जो दूसरे देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी या टेरिटोरियल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता हो, इन सारे फैक्टर्स को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस वाले फैक्टर. तो लेट मी समराइज. इंडो पैसिफिक, the region containing Indian Ocean as well as Pacific Ocean, and this term is generally used in strategic context. Then is Asia Pacific region. Asia Pacific region is basically the transition between Indian Ocean and Pacific Ocean. And Asia Pacific mainly means land. When you talk of Indo-Pacific, it mainly pertains to द सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या जो वाटर बॉडी. जब एशिया पैसिफिक की आप बात करते हैं, इट मेनली कोरिलेट्स टू द लैंड, एंड एशिया पैसिफिक इज दोज टेरिटोरियल या टेरिस्टेरियल एरिया विच लाइज बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन. ऐसा कह सकते हैं एशिया पैसिफिक रिलेट्स टू दैट पार्ट ऑफ एशिया जिसका कोस्ट जो है वो पैसिफिक ओशन में है. तो एशिया पैसिफिक इंक्लूड्स मेनली, अगर जोग्राफिकली बात की जाए तो एशिया पैसिफिक इंक्लूड्स ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया. इट ऑल्सो इंक्लूड्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ये 10 जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, राइट फ्रॉम म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया. सो दीज
collectively Southeast Asian countries, Philippines, collectively they have also created a group जिसका नाम है ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. बट एशिया पैसिफिक में ईस्ट एशियन या नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज तो आते ही हैं, साउथ ईस्ट एशियन तो आते ही हैं, साथ ही साथ ओशियानिया वाले रीजन जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी एशिया पैसिफिक के अंदर काउंट होते हैं. एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं इन्होंने आपस में कई सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कोलैबोरेशन वाले प्लेटफॉर्म बना रखे हैं. फॉर एग्जांपल रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP. इसके बारे में 2-4 दिनों पहले ही हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया कि कैसे RCEP से जो डिस्कशन शुरू हुआ, RCEP से रिलेटेड, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रॉडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 2012 में शुरू हुआ. इट वाज फाइनलाइज्ड इन 2019, बट इन द लास्ट लेग ऑफ नेगोशिएशंस इंडिया डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम इट बिकॉज इंडिया फियर्ड कि RCEP का हिस्सा होने का मतलब है कि देयर वुड बी मोर एंड मोर डंपिंग फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया. सो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ RCEP. आज हम लोग एशिया पैसिफिक से संबंधित दूसरा इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है एपेक. तो RCEP में 15 मेंबर कंट्री हैं. हमने देखा था 4-5 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आई होप आपको याद आ रहा होगा. आज का जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एपेक समिट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम. तो एपेक के बारे में हम लोग देखेंगे विच रिलेट्स टू दिस एशिया पैसिफिक रीजन. इट इज सेकेंड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बिटवीन द एशिया पैसिफिक कंट्रीज. एक बार ब्रीफली देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडो पैसिफिक एंड एशिया पैसिफिक. इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो इट मेनली कोरिलेट्स विद द वाटर रीजन, ओशनिक रीजन, एंड इट हैज स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस. तो GS पेपर 2 में इसकी ज़्यादा चर्चा होगी. एशिया पैसिफिक मेनली कोरिलेट्स विद द टेरिस्टेरियल रीजन एंड इट इज मोर ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैव मेनली कम अप विद 2 इकोनॉमिक platforms. One is RCEP and second one is APEC. RCEP we saw a few days ago about it, and now today we will be seeing about APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. तो ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है. इसको 1989 में बनाया गया था. ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इसके अंदर टोटल 21 कंट्रीज हैं. तो एशिया पैसिफिक कंट्रीज तो हैं ही, साथ ही साथ US भी इसका हिस्सा है. उसके अलावा ये सारे देश जो साउथ अमेरिकन कंट्री हैं जैसे चिली, पेरू, ये भी इसका हिस्सा है, मेक्सिको. तो 21 कंट्रीज हैं एंड टुगेदर दे हैव क्रिएटेड दिस एपेक फोरम फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जहाँ पे गुड्स, सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पीपल मूवमेंट, प्रोफेशनल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज फैसिलिटेटेड. कोई भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन साइन होता है तो इसका फ़ायदा यही तो होता है, एक देश से दूसरे देश में फिर आराम से ट्रेड किया जा सकता है, ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. उसके अलावा एक देश का बिजनेसमैन दूसरे देश में आराम से इन्वेस्ट कर पाए, या एक देश के प्रोफेशनल दूसरे देश में आराम से जा पाए, वहाँ काम कर पाए. अब ये 21 देशों का नाम पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं, बट एक बार देख लीजिए. 10 तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए. उसके अलावा बाकी आप देखो अमेरिकन साइड में वी आर हैविंग पेरू, वी आर हैविंग US. एक बार बस नज़र दौड़ा लीजिए, ठीक है. हांगकांग, चाइना ऑल्सो हैव गॉट पार्टिसिपेशन. कनाडा इज ऑल्सो देयर. इन कनाडा, मेक्सिको, तो अमेरिकन साइड में कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, ऑल ऑफ देम हैव गॉट पार्टिसिपेशन इन एपेक. टोटल 21 मेंबर कंट्री हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर. एपेक ग्रुपिंग में कंट्रीज के लिए हमेशा ये टर्म इस्तेमाल होता है एपेक इकोनॉमीज. ये एपेक कंट्रीज वर्ड्स में बार बार कह रहा था, बट असल में इस फोरम पे जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है एपेक इकोनॉमीज. दे प्रेफर यूजिंग द वर्ड इकोनॉमीज. ये इसलिए ताकि ये बार बार इंडिकेट होता रहे कि दिस ग्रुपिंग इज मेनली फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, नथिंग एल्स. इसका कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है. इसीलिए एपेक फोरम पे द मेंबर refer each other as economies, not as country or nation. India is not member of APEC as I told you. 1991 में जब हमारे यहाँ पे LPG रिफॉर्म्स आया भारत के अंदर, तो उस वक्त भी इंडिया हैड एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट टू ज्वाइन एपेक ग्रुपिंग. वे बैक इन 2016, जब उस टाइम में निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हुआ करती थी, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर. देन ऑल्सो शी हैड टेकन स्टेप्स इन ऑर्डर टू एंश्योर इंडियाज पार्टिसिपेशन एज ए मेंबर इन एपेक, बट दोनों ही ओकेजन पे एपेक मेंबर्स हैड डिक्लाइंड इंडियाज प्रपोजल ऑफ पार्ट ऑफ बीइंग एपेक. तो भारत एपेक का हिस्सा
नहीं है। न्यूज़ काफ़ी सरल है। एपेक की 2024 की समिट बुलाई गई है इन पेरू, लीमा, पेरू कैपिटल सिटी। तो पेरू के अंदर एपेक की 2024 की समिट बुलाई गई है। प्रीलिम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि एपेक की 2024 की समिट कहाँ बुलाई गई है, पर आजकल इतना फैक्चुअल वो लोग नहीं जाते। और आज भी आप प्रीलिम्स में भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछते हैं। तो एपेक के बारे में आज पढ़ा हमने। आसियान के बारे में तो मैं आपको कई दफ़ा बता ही चुका हूँ। इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप। You can submit the answer in the comment section. The next article is about National Press Day. So we'll be talking about Press Council of India with respect to this article. ये जो आर्टिकल है ये इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 से रिलेट करके आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 में सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। इट कुड बी यूजफुल फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव आल्सो जीएस पेपर 2 विद रिस्पेक्ट टू सब सेगमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। आज का दिन 16 नवंबर हमारे देश के अंदर नेशनल प्रेस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन इन 1966 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। इसीलिए आज के दिन को नेशनल प्रेस डे की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। मुझे लगता नहीं है कि प्रीलिम्स में भी वो आपसे अब ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कौन सी तारीख को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे सवाल अब आने बंद हो गए हैं। बट हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि बॉडी हैज बीन क्रिएटेड विद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, समथिंग लाइक दैट। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है and it has been created as per प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बनाया गया था तब इट वाज क्रिएटेड विथ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1966 में। बाद में कानून बना करके इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। इसके पावर फंक्शंस को प्रॉपरली डिफाइन कर दिए गए विथ हेल्प ऑफ स्टैट्यूट। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के टोटल एक चेयरमैन के अलावा 28 मेंबर्स होते हैं। उनमें से कुछ मेंबर लोकसभा से आते हैं, 3 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 2 फ्रॉम राज्यसभा, 6 एडिटर्स अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के। इस तरीके से टोटल 28 मेंबर होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन। क्या काम होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का? देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ काइंड ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी। मतलब इट्स अ लाइक, क्वासी का मतलब क्या होता है? लाइक जुडिशियल बॉडी। जैसे जुडिशियरी एडजुडिकेट करती है, इंश्योर कराती है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लोग रूल्स को फॉलो करते रहें, वैसे ही एक जुडिशियल बॉडी जैसी है। बट इसको फुल्ली जुडिशियल बॉडी इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसको पिनलाइज करने का पावर नहीं है, आगे हम देखेंगे। इसको पनिशमेंट देने का पावर नहीं है। बट लाइक जुडिशियल बॉडी इट ऑल्सो एडजुडिकेट्स कि कुछ नियम कानून फॉलो हों, ये इंश्योर कराने की इसकी जिम्मेदारी है। तो रोल ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के अंदर जो भी प्रिंट मीडिया है, स्पेशली न्यूज़पेपर, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो जुरिडिक्शन है इट इज लिमिटेड ओनली टू द प्रिंट मीडिया। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे इसका जुरिडिक्शन नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी है कि जो प्रिंट मीडिया है, स्पेशली न्यूज़पेपर, उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, उनको कोई अनड्यूली हैरास ना करे, उनको कोई भी पावरफुल पार्टी अनड्यू तरीके से इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिश करने के लिए प्रेशराइज ना करे। साथ ही साथ मीडिया, जो न्यूज़पेपर मीडिया है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि न्यूज़पेपर वाले मीडिया जो है वो एक जर्नलिस्टिक एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। वो ऐसे पेड न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, सेंसेशनलिज्म में इंगेज ना हो, लोगों तक जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और इन ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए कि न्यूज़पेपर की इंडिपेंडेंस भी बनी रहे, साथ ही साथ न्यूज़पेपर अपने जिम्मेदारियों को ऑथेंटिक तरीके से करते रहें, इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कुछ अथॉरिटी है। इसी कारण से इसको कहा जा रहा है क्वासी जुडिशियल बॉडी। किस तरह की अथॉरिटी है? तो ये अखबार को, उनके एडिटर्स को सीधा सीधा वार्निंग दे सकता है, सीधा सीधा उनको पब्लिक रेप्रिमेंड कर सकता है। मतलब एक आप कह सकते हैं पब्लिक लेवल पे उनको डांट सकता है और वायलेटिंग जर्नलिस्टिक एथिक्स। तो किसी मीडिया वाले ने, प्रेस मीडिया ने, किसी जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा आर्टिकल लिखा जो सही इंफॉर्मेशन नहीं है,
फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कैन ओपनली रेप्रिमेंड दैट मीडिया हाउस, दैट जर्नलिस्ट, सीधा सीधा उनको फटकार लगा सकता है। इट कैन ऑल्सो समन इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन। तो मतलब बेसिकली अगर कोई इंफॉर्मेशन पीसीआई को लगता है कि फॉल्स है, फेक है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो लोगों को बुला सकता है। आज अ विटनेस जैसे कोर्ट काम करता है कि बताओ ये इसमें क्या बातें हैं क्या नहीं है। तो इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ पर्सन टू एग्जामिन देम ऑन ओथ। इट कैन रिक्वायर डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस को वो इवेल्युएट कर सकता है लाइक कोर्ट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ओवरऑल फंक्शंस इफेक्टिवली एज अ वॉच डॉग ऑफ प्रेस इन इंडिया। मतलब वॉच डॉग ऑफ, आप कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया इन इंडिया या प्रेस इन इंडिया। उसके लिए एक वॉच डॉग का काम करता है कि वो ईमानदारी से काम करे और वो मतलब अनएथिकल एक्टिविटीज में इंगेज ना हो। बट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन में स्टार्टिंग में तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज वेरी इफेक्टिव व्हेन press media was the main source of media. But with time, now different new platforms have emerged, and that is how PCI, Press Council of India, has lost its significance. आज का जमाना ऑडियो विजुअल मीडिया का है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया का है। प्रिंट मीडिया का इंपॉर्टेंस काफी कम हो गया है और इस कारण से पीसीआई का जुरिडिक्शन भी काफी लिमिट हो गया है। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने क्वासी जुडिशियल बॉडी इसलिए कहा क्योंकि ये कोर्ट जैसा काम करता है, बट अल्टीमेटली कोर्ट जैसा इसको पनिश करने का अधिकार नहीं है। बस वार्निंग दे सकता है, पब्लिक रेप्रिमेंड दे सकता है। इट लैक इन्फोर्समेंट और प्यूनिटिव पावर, और ये इस ऑर्गेनाइजेशन को एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। और साथ ही साथ आजकल कई सारे नए नए तरीके आ गए हैं येलो जर्नलिज्म के। येलो जर्नलिज्म इज ए नेगेटिव वर्ड in order to represent the distorted activities of media houses, journalists, जो किसी न किसी तरीके से सेंसेशनलिज्म, सनसनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अखबार बिक जाए। समटाइम्स न्यूज जो है, मतलब एडवर्टीजमेंट को ऐसे दिया जाता है जैसे वो न्यूज लगे, इसको कहा जाता है पेड न्यूज। तो इन सबको कहा जाएगा येलो जर्नलिज्म। और येलो जर्नलिज्म इतने अलग अलग तरीकों से राइज कर रहा है कि इवन पीसीआई हैज फेल्ड टू स्टॉप इट डिफरेंट मैनर। वो मूवी आई थी ना, संजू मूवी, जिसमें अगर आपने देखी हो तो परेश रावल कहता है कि आप लोग कुछ भी बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि संजय दत्त का करियर खत्म, क्या संजय दत्त एक टेररिस्ट है, बाद में छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हु रीड्स दैट क्वेश्चन मार्क? नोबडी, बट एवरीवन सीज द हेडलाइन। तो आप लोग तो सेंसेशनलिज्म कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट येलो जर्नलिज्म, राइट। अभी येलो जर्नलिज्म का एग्जांपल देखिए, ये दो अलग अलग न्यूज है। स्पेनिश शिप ऑन आवर कोस्ट डाइड इन फोल्ड्स ऑफ ओल्ड ग्लोरी। देखने वाले को क्या लगेगा? स्पेनिश डाइड इन आवर कोस्ट ओल्ड ग्लोरी, राइट। तो येलो जर्नलिज्म इज ए स्टाइल ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग दैट एम्फेसाइज ऑन सेंसेशनलिज्म, सनसनी क्रिएट करने में ताकि अखबार ज्यादा बिके, रादर देन न्यूज पहुंचाने में, उसमें इंटरेस्ट कम रहता है। और ये सब चीजें आज के टाइम में ज्यादा हो रही हैं, इसीलिए पीसीआई हैज failed in discharging its functioning in current time in an effective manner. आपसे जीएस पेपर 2 मेंस में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि रोल क्या है पीसीआई का और हाल फिलहाल में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे आराम से आप ये आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। कहीं थोड़े बहुत आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दोगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वगैरह की बातें लिख दोगे तो योर आंसर विल बिकम इवन बेटर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बराक रिवर। Manipur police recovers 3 bodies from Barak River. This topic is important from our syllabus, GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, न्यूज तो काफी सरल है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 bodies have been recovered from बराक रिवर इन मणिपुर रीजन। माना जा रहा है कि ये जो बॉडीज रिकवर हुई हैं, ये बॉडीज बिलोंग टू दोज पीपल हु वेयर देयर इन द डिस्प्लेसमेंट कैंप। तो वायलेंस के बाद, मणिपुर में वायलेंस के बाद जो कैंप्स लगाए गए थे उनमें से 6 लोग मिसिंग थे। कुछ दिनों से पुलिस उनको ढूंढ रही थी, 6 लोग मिसिंग थे, उनमें से 3 लोगों की ये बॉडी है। ठीक है, दुखद घटना है बट नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
बट फिर भी बराक रिवर इज तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। मेंस में आपसे पूछ सकता है एपीएससी में कि बराक रिवर के आप ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताइए, किन किन जगहों से गुजरता है, कहाँ ओरिजिन होता है वो बताइए, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो लेट अस सी अबाउट बराक रिवर। इट ओरिजिनेट्स इन मणिपुर हिल्स इन मणिपुर। लगभग 900 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और भारत के अलावा ये बांग्लादेश में भी फ्लो करता है। बांग्लादेश में इट फर्स्ट फ्लोज एज सुरमा एंड कुसियारा रिवर एंड लेटर ऑन एज मेघना रिवर। देखेंगे कैसे। तो भारत के अंदर टोटल 4 स्टेट से ये होता हुआ गुजरता है, मणिपुर, उसके अलावा मिजोरम, नागालैंड एंड असम। और बराक रिवर की अगर बात की जाए तो भारत में तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम से होते हुए गुजरता है। बांग्लादेश में इट इंटर्स थ्रू सिलहट एंड स्प्लिट्स इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज, सूरमा रिवर एंड कुसियारा रिवर। बांग्लादेश में ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाता है, सूरमा एंड कुसियारा, और फिर आगे जाकर के ये वापस से मिल जाते हैं और वहां से इसको कहा जाता है मेघना रिवर आफ्टर रिजॉइनिंग इन द डाउन स्ट्रीम। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जीरी, धालेश्वरी, सिंगला, लोंगाई। याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इंपॉर्टेंट क्यों है बराक रिवर? क्योंकि इट इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर ब्रह्मपुत्र ऑफ कोर्स। जब बराक रिवर जहां से बिल्कुल ओरिजिनेट होता है वहीं पे एक डैम बनाने की काफी सालों से प्रपोजल आई हुई है जिसका नाम है तिपाई मुख डैम। इट्स अ proposed dam near mouth of Barak River. So prelims में it can be asked कि तिपाई मुख डैम is associated with which of the following river? Fine. तो बराक रिवर लेंथ लगभग 900 किलोमीटर, ओरिजिन मणिपुर, ड्रेनेज एरिया इतना है, ये रटने की जरूरत नहीं है। डैम, प्रपोज डैम तिपाई मुख डैम, ट्रिब्यूटरीज जीरी एंड ऑल। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवर किन किन स्टेट से गुजरती है वो एक चीज होती है। फाइन, ये देखिए, ये है बराक, सूरमा, कुसियारा एंड आगे जाकर के मेघना विच विल अल्टीमेटली ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा। नदी किन किन स्टेट से होके गुजरती है वो एक बात होती है, अच्छा उसका ड्रेनेज किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है वो दूसरी बात है। ठीक है, तो बराक रिवर का ड्रेनेज अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फैला हुआ है। ड्रेनेज मतलब उसके ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल। तो ये सवाल ड्रेनेज के ऊपर है। अब ध्यान देकर के अटेम्प्ट कीजिए। तो प्रीलिम्स में ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, ये नदी किन किन स्टेट से गुजर रही है या उसके ड्रेनेज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कोर्स ऑफ द रिवर या फिर इट्स ड्रेनेज, इसके बेसिस पे सवाल का जवाब दीजिएगा। ड्रेनेज मींस इट विल इंक्लूड द ट्रिब्यूटरीज एज वेल। तो दीज आर द एरियाज, दीज आर द स्टेट्स जहां पे बराक रिवर का ड्रेनेज है और कहां पे कितना ज्यादा है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एशियन बुद्धिस्ट समिट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। भारत के अंदर न्यू दिल्ली में हाल फिलहाल में फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कंडक्ट कराया गया न्यू दिल्ली में इसी महीने, नवंबर महीने में। ये जो एशियन समिट कंडक्ट कराया गया इसमें दुनिया के लगभग 32 अलग अलग देशों से 160 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट डेलीगेट्स पार्टिसिपेट उन्होंने किया। थीम याद रखना है आपको। आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने कराया फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, क्योंकि हाल फिलहाल में, या तो थीम पूछा जा सकता है। थीम था रोल ऑफ बुद्ध धम इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। बुद्धिस्ट समिट के ऊपर ये मैंने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पीवीटीजी से संबंधित जो प्रश्न आपको मैंने कल दिया था प्रैक्टिस में, वहां पे आप इस थर्ड स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आप जवाब निकाल सकते हैं। आई टोल्ड यू देयर आर 75 PVTGs नॉट 95, दैट मींस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द मोमेंट यू गेस दिस कि थर्ड इज रॉन्ग, बाय एलिमिनेशन टेक्निक यू विल अराइव एट द आंसर दैट इज सी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यहाँ पे बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को कभी भी यूरोपियन यूनियन पेनलाइजिंग एक्शन नहीं कहता है, वो एड्रेस कार्बन लीकेज की बात कहता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट, रेंज तो 75 किलोमीटर ही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, इट्स बॉडी अंडर स्टैट्यूटरी और इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।